उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। 2 तल्ले घर में अपने बेडरूम में गरीब बहुरानी अनामिका सो रही होती है। उठ के देखती है कि उसके बगल में उसके पति रमेश नहीं है। रमेश उस वक्त छत पे टहल रहा होता है। अभी मुझे अनामिका को संध्या के बारे में बताना ही होगा। अगर कहा बिना कुछ कहे वो बातें सुना रही है तो कहेगी बिना कुछ किए वो इल्जाम तुम पर कैसे लगा सकती है, ये सब लेकर लड़ेगी। और नहीं कहा तो कहने लगेगी कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो मेरे पास आके सारा सच तुम स्वीकार कर लेते। ये सब बातें बोल बोल के मुझसे लड़ने लगेगी। छी, उस संध्या के लिए अगर कहा कि मेरी नौकरी चली गई तो अनामिका क्या कहेगी मुझे। अब मैं क्या करूं? रमेश ये सारी बातें सोच ही रहा था, तब तक अनामिका बाहर निकल आती है। बाहर एक तुलसी की पेड़ सूखी हुई थी। इस बात की परवाह ना करते हुए अनामिका रमेश के पास आती है। तब से आप इसी तरह घूमे जा रहे हैं? हाँ अनामिका, मन बहुत ही बेचैन है। खाने के लिए भी नहीं आए, ठीक से सो भी नहीं रहे हैं, आपको क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं अनामिका, भूख नहीं लगी थी इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं सो नहीं रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ये सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है, वो बेचैन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं अनामिका, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊं भला, तुम ही बताओ ना। हाँ, कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें हो ही रही थी, शारदा छत पे जाने वाली सीढ़ियों के पास आकर कहने लगती है, बेटा रमेश, बहू अनामिका, इतनी रात में तुम लोग बिना सोए हुए छत पे दोनों क्या कर रहे हो? जाओ, जाके सो जाओ, जो बात करनी है सुबह में करना। हाँ ठीक है माँ, आ रहा हूँ। मैं इन्हें लेकर अभी नीचे आती हूँ माँ जी। इतना कहकर शारदा वहाँ से जाने वाली होती है, तभी अचानक से सूखी तुलसी पेड़ के ऊपर उनकी नजर जाती है। फिर वो भी नजरअंदाज करते हुए अंदर चली जाती है। अनामिका जो छत पे खड़ी थी वहाँ वो मन ही मन सोचती है, अभी अगर मैं कहूँ कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं तो ये और परेशान हो जाएंगे, लेकिन अभी ये किस बारे में सोच रहे हैं पता नहीं। इस तरह सोचते हुए रमेश को साथ लेकर वो छत से नीचे उतर आती है। अगले दिन जयत्रा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने प्रिंसिपल राजगोपाल खड़े थे और उनके सामने गरीब बहुरानी अनामिका चिंतित होकर खड़ी थी। बताइए सर, आपने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? मैडम, संध्या। जब राजगोपाल बुलाते हैं तो संध्या जो कि साड़ी पहनी हुई थी वो कमरे से बाहर निकल आती है। अनामिका, इसका नाम संध्या है, ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। पर मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सर? कॉलेज आने के दौरान सबसे पहले ये बस में बैठती है और सबसे आखिर में उतरती है। हाँ तो क्या हुआ सर? हाल ही में पता चला है तुम्हारे पति रमेश ने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, कुछ अनाप शनाप बोला है। बताओ संध्या। राजगोपाल के इस तरह पूछने पे संध्या बिना कुछ कहे बस रोने लगती है। इसलिए तुम्हारे पति को हमने काम से निकाल दिया है। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ पे एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाह रही थी। रोते रोते वो कमरे से बाहर निकल आती है। निकलते ही अपने पति को देखती है, उसे देखकर बड़ा गुस्सा आता है। वो वहाँ से घर जाने लगती है। रमेश उसके पीछे पीछे जाता है और विनती करने लगता है, अनामिका, मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। संध्या जो कह रही है वो झूठ है। इतने दिनों से मुझे लगता था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, अब जाके पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलत थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो मर्द है ना, बुरे ख्याल आते रहते होंगे। अब एक महिला इससे ज्यादा सच और क्या कह सकती है? मैं खुद एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ। गुस्से से वहाँ से वो छत पे चली जाती है। वहाँ देखती है तुलसी की पेड़ सूख चुकी है। फिर अनामिका कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेती है। उसके साथ साथ रमेश भी घर लौट आता है। वो घर के बाहर इंतजार करने लगता है। अनामिका दरवाजा खोलती है और फर्टिलाइजर का बोतल लेके वो रोते रोते रमेश के पास जाती है। रमेश उसके हाथ में उस बोतल को देखकर बहुत घबरा जाता है और विनती करने लगता है, अनामिका, जैसा तुम सोच रही हो मेरे और संध्या के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भरोसा नहीं करती, अगर कुछ नहीं होता तो प्रिंसिपल सर मुझे बुला के ये सारी बातें क्यों करते? अरे असल में क्या हुआ बताता हूँ ना, सुनो तो मेरी बात। ऐसे कहोगी तो कैसे चलेगा?
आप जो भी बोलेंगे सब झूठ ही होगा। मैं भरोसा नहीं कर सकती। भरोसा करना होगा अनामिका। मैं एक बस ड्राइवर हूँ और वो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, उसे ये प्यार लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मुझे आप पर भरोसा नहीं। आप सब एक जैसे होते हैं। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। संध्या से शादी करके बच्चों का ख्याल नहीं रखा ना तो मैं भूत बन के परेशान करूंगी। अरे अनामिका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे और संध्या के बीच कुछ भी नहीं है। इस तरह कहकर अनामिका फर्टिलाइजर का बॉटल खोलकर वो पीने ही जा रही थी कि रमेश उसके हाथ से बॉटल छीनकर खुद पी लेता है। ये देखकर अनामिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी, पिताजी, देखिए ये फर्टिलाइजर पी लिया है, जल्दी आइए, अस्पताल ले जाना होगा। इस तरह चिल्लाने पे शारदा, प्रसाद, बच्चे, हरीश, भाव्या सभी लोग भागते हुए अंदर से बाहर आते हैं। रमेश फर्टिलाइजर पीने के बाद बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। बेटा रमेश। रमेश, क्या हुआ बेटा? पिताजी उठिए, पिताजी, पिताजी क्या हो गया आपको? पिताजी, हमें आप चाहिए, उठिए। इस तरह बच्चे कहकर रोने लगते हैं। अनामिका जल्दी से रमेश का सेल फोन उठा के एम्बुलेंस को फोन लगाती है। रमेश के मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखकर शारदा जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा रमेश, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जहर पीना पड़ गया? इतने में ही एम्बुलेंस घर पहुंच जाता है। जल्दी से अनामिका रमेश को एम्बुलेंस में बैठाकर पास के अस्पताल में ले जाती है। वहां उसे एक बेड पर सुलाया जाता है। डॉक्टर सुधाकर रमेश की जांच करने लगते हैं। तब तक ऑटो में बैठकर शारदा, प्रसाद और बच्चे अस्पताल पहुंचते हैं। अभी मेरा बेटा कैसा है? उन्हें अंदर ले जाया गया है। बहू, बेटे ने इस तरह फर्टिलाइजर क्यों पिया? असल में मैं वो पीने वाली थी पिताजी। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद का तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बात सुन के हरीश और भाव्या दौड़ के आके अपनी माँ अनामिका को पकड़ लेते हैं। तुम और मेरे बेटे को क्या लगा, फर्टिलाइजर पीना पानी पीना है क्या? ऊपर से वो ड्राइवर का काम करता है, बिना परेशानी का हमारा देखभाल कर रहा था। फिर तुम्हें फर्टिलाइजर पीने की क्या जरूरत पड़ी? इस तरह से पूछने पर अनामिका फिर सारी बातें खुल के बताती है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर क्या कहा था। सुन के शारदा, प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। जहर ब्रेन तक नहीं पहुंचा है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। डॉक्टर साहब चले जाते हैं। अनामिका दुखी होकर घर लौट आती है। फिर वो पूजा की थाली लेकर मंदिर की तरफ जाने लगती है। वहाँ बगल से एक स्वामी जी गुजरते हैं। अनामिका स्वामी जी को देखकर प्रणाम करती है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब रोने से क्या फायदा? कहा था उसकी रोज पूजा करने के लिए, जो मांगोगी वही मिलेगा। फिर ऐसा कहकर मैं चला गया था। अनामिका रोने लगती है। याद आता है कि सच में तुलसी की पेड़ सूख चुकी है। तुम मन में लालच लेकर कुछ दिन पूजा की और उससे सोना मांगी। तुलसी ने तुम्हें सोना नहीं दिया तो तुमने पूजा बंद कर दी। देखो जाके, पेड़ सूख चुकी है और जिंदगी भी उथल पुथल हो गई है। अब मैं क्या करूं स्वामी जी? देखो माँ, महिलाओं के लिए तुलसी की पूजा बहुत अच्छा संकेत है। सुबह और शाम के वक्त तुलसी की पूजा करना, दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। किसी भी तरह की बुरी शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो अपनी आंखें खोलो, लालच छोड़ के पौधे को पानी दो, हल्दी कुमकुम से उस पेड़ की रोज पूजा करो। दाम्पत्य जीवन कायम रहेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। इस तरह कहकर वहां से वो चले जाते हैं। अनामिका अत्यंत भक्ति और रुचि के साथ, जैसा स्वामी जी ने कहा था, तुलसी के पौधे पर पानी देने लगी, हल्दी कुमकुम से उसकी पूजा करने लगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। आखिरकार पौधा हरा भरा होने लगा। रमेश जो अस्पताल में था वो भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। वाओ, दिस इज वंडर। हमें लगा था ये मर जाएगा पर ये जिंदा है। लेकिन अस्पताल का तो बहुत बिल हो गया है, आप लोग कैसे भुगतान करेंगे? 1-2 दिनों में आप रमेश को घर ले जा सकते हैं। इस तरह कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। अनामिका घर आती है। तुलसी पेड़ के सामने खड़ी होकर वो प्रार्थना करने लगती है। तुलसी पेड़ संतुष्ट होकर जगमगा उठता है।
परेशान मत हो अनामिका, अपने पति को तुम घर ले आओ। इस तरह कहने के बाद तुलसी पेड़ से सोना निकलने लगता है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, फिर सोने को बेचकर पैसे लेके वो सीधा अस्पताल चली जाती है। फिर वहाँ से वो रमेश को लेकर वापस घर आती है। घर के प्रवेश द्वार के पास ही तुलसी का पौधा था। सभी लोग प्रणाम करते हैं। तभी संध्या वहाँ आती है और दुखी होकर कहने लगती है, इसमें रमेश की कोई गलती नहीं है। उसका अच्छा व्यवहार और अच्छाई देखकर मुझे वो पसंद आ गया। मैंने उस पर शादी के लिए दबाव डाला, पर उन्होंने यही कहा कि वो अनामिका को धोखा नहीं दे सकता। फिर मैंने इस तरह की परिकल्पना करके प्रिंसिपल सर को बताया। मुझे माफ कर दीजिए, बिना शादी के ही मुझे अपनी गलती का सजा मिल चुकी है। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सभी के सामने खुलने पे रमेश बहुत खुश होता है। तब से अनामिका सुबह शाम तुलसी पेड़ की पूजा करने लगी और सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। मध्य रात्रि का समय। प्रसाद उठकर टॉर्च लाइट जलाते हैं। अजी, क्या हो गया आपको? इस रात में जरूरत नहीं। पता नहीं वो अहंकारी बैल आके हम पे हमला ना कर दे। शारदा, अहंकारी बैल के डर से हम घर पे हैं। उधर खेत की जमीन पे सुखाड़ पड़ रहे हैं। खेत के फसल पूरी तरह सूख गए हैं। हम क्या खाएंगे, तुम ही बताओ। आपने जो कहा सही है, मैंने ना कब कहा, पर जिंदा रहना भी तो जरूरी है। अगर मैं मर भी गया, कम से कम फसल तुम्हें मिलेंगे। 1 साल तक तुम्हें फसल नहीं खरीदने होंगे, जो है काफी है। कम से कम उन्हें ही पका के नमक मिर्च डाल के तुम खा के जिंदा रह सकती हो। ऐसा मत कहिए जी, मैं बेटे को जाके जगाती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने बेटे के कमरे के पास जाती है। वहाँ बेटे के कमरे में अनामिका और रमेश के बीच महायुद्ध चल रहा था। अनामिका के हाथ में एक टॉर्च लाइट थी। शारदा उनकी बातें सुनने के लिए रुक जाती है। देखो अनामिका, मैं खेत नहीं जाऊंगा। मुझे जबरदस्ती बिल्कुल मत करो। अकेले तो आप नहीं जा रहे हैं ना, साथ में पिताजी भी जा रहे हैं, तो आप भी पिताजी के साथ चाहिए ना। अरे अनामिका, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस अंधेरे में जाने के दौरान वो बैल आके मार दिया तो? अस्पताल ले जाके मलहम पट्टी करवा देंगे। देखो अनामिका, मुझे अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है। मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। बस अगर पिताजी भी इस तरह सोचने लगे तो? पूरी तरह से फसल पक चुकी है, आखिरी बार पानी देने का वक्त है, नहीं तो जितने फसल है सारे बर्बाद हो जाएंगे। इतने दिनों का जो कड़ी मेहनत थी वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। अनामिका इस तरह कहती है। उसके समझाने के बावजूद रमेश चुपचाप खड़ा रहता है। ये सब देखकर शारदा प्रसाद के पास लौट आती है। बेटे बहू में लड़ाई हो रही है, बेटा आपके साथ नहीं जाना चाहता है। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं शारदा, तुम घर पे ही रहो। इतना कहकर वो टॉर्च लेकर हॉल की तरफ निकल आते हैं। उधर अनामिका भी अपने पति को बार बार समझाने के बावजूद जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो परेशान होके अपने कमरे से बाहर निकल आती है। पिताजी, मैं भी चलती हूँ, 1 मिनट। उसके इस तरह कहने पे रमेश कमरे से बाहर निकल आता है। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका के हाथ से टॉर्च लाइट लेके वो आगे आगे चलने लगता है। प्रसाद रमेश के पीछे पीछे जाने लगते हैं। मिट्टी वाला सड़क, चारों तरफ बहुत ही भयानक अंधेरा। चलते हुए वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इतना समझाने के बाद भी सुने नहीं, खेत में पानी देने के लिए निकल गए। अब इस अंधेरे में हम चारों तरफ देखते हुए जा रहे कि कहीं वो घमंडी बैल हमारे तरफ ना भाग के आए। इस तरह वो कहते हुए आगे जा ही रहे थे। उधर पूरा गांव एक चट्टान के पास इकट्ठा होके खड़े थे। उन सभी को देखते हुए दामोदर नाम का एक आदमी जो चेयर पे बैठा हुआ था वो कहते हैं, हमें पता नहीं कहां से और कब वो बैल आया, पर वो अहंकारी बैल गांव में घुस गया है और घुस के पूरी तरह से वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। हम सभी के खेतों के फसल को वो नष्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सामने आता है उसे वो मारता भी है। सामने से जाने वाले को सींग से उठा के उसे दूर फेंक देता है। ऐसे बैल से बचने के लिए हम क्या करें? प्रसाद जी, ऐसा कहिए जो कर सकते हैं। अरे दामोदर जी, हम गांव की समस्या आपके पास ले आए हैं। अब आप हमारी समस्या सुन के इसका कुछ समाधान बताएं। बहन शारदा,
अब एक समाधान तुम ही दो, क्योंकि दिन रात के अंतर देखे बिना ये बैल हमारे यहाँ आकर परेशान कर रहा है। भाई साहब, किसी को भी हिम्मत नहीं इस गांव में उस बैल के साथ आमना सामना करने का, पर उसके लिए एक काम हम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? बहू, जो तरकीब तुमने मुझे बताई है गांव वालों को भी बताओ। ठीक है माँ जी, निसंकोच होकर बोलो। कैसे भी हम उस आक्रामी बैल के साथ आमना सामना तो नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम उसके गले में कोई घंटी बांध दे तो जब भी वो हमें आक्रमण करने आएगा तो हम भाग जाएंगे और इस तरह से हम सारे गांव वाले अपनी जान बचा लेंगे। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, पर उस बैल के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिसने ऐसी तरकीब दी है वही जाके बांधे। अब रमेश ने सारे गांव वालों के सामने इस तरह से कह दिया तो सारे गांव वाले भी यही कहने लगे कि अनामिका को ही बांधना पड़ेगा। अनामिका इस बात को स्वीकार लेती है। फिर एक दिन अनामिका बैल के गले में घंटी बांधने के लिए बैल जहाँ था उस खेत की तरफ जाती है। जब वो बैल सोएगा मैं जाके उसके गले में घंटी बांध दूंगी, ऐसा सोचते हुए वो जाती है। तभी वो देखती है कि बैल एक पेड़ के नीचे सो रहा है। अनामिका बड़े ही धैर्य के साथ घंटी की आवाज ना हो ये देखते हुए धीरे धीरे बैल के पास जाती है। अचानक से वो बैल अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके गले में घंटी बांधने के लिए अनामिका सामने खड़ी है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। लगता है आज मेरी मौत तय है। अनामिका तुरंत हाथ से वो घंटी फेंक देती है और भागने लगती है। इसी के साथ बैल भी गुस्से से उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लंबी लंबी सांसें लेते हुए डर के मारे अनामिका आगे आगे भागने लगती है। अजय, इस बैल से लड़के तो मेरी मौत तय है, सब लोग जान लीजिए। इतना कहकर वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। जमीन पे पड़े हुए अनामिका को देखकर वो बैल उस पे आक्रमण करने के लिए तैयारी होता है। तभी अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका जब इस तरह से रो रही थी तब तक वो बैल अनामिका के ऊपर कूदने ही वाला होता है। इस बीच एक गाय आ जाती है और बैल को कूदने से वो रोक लेती है। बैल उठता है और गुस्से से गाय को देखकर उससे भिड़ने के लिए चला जाता है। गाय भी उस बैल को देखकर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। बैल जोर जोर से सांसें लेता है और गाय को सींग से मारता है। गाय को बहुत जोर से चोट लगती है। जमीन पे गिरी गाय रोने लगती है। अब चूंकि बैल का सारा गुस्सा निकल चुका था वो वहां से चला जाता है। अनामिका उस जख्मी गाय को लेकर अपने घर जाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश पशु के डॉक्टर को बुलाकर उसकी इलाज कराते हैं। फिर 2-3 दिनों के बाद ही वो गाय फिर से पहले जैसे साधारण हो जाती है। अनामिका उस गाय को गौ माता के रूप में पूजा करती है। एक दिन शारदा और अनामिका डरते डरते अपने खेत के तरफ जा रही होती है। वहाँ देखती है कि वो बैल उनकी खेती को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। ये देखकर वो उस बैल के नजरों से बचते हुए चुपचाप भागते हुए घर लौट आती हैं। हांफते हांफते आकर वो आंगन में बैठ जाती हैं। ठीक उस वक्त वो गाय वहीं पे घास खा रही होती है। माँ जी, वो अहंकारी बैल तो हमारे पूरे खेत को नष्ट कर दे रहा है। अब हम क्या खाएंगे? घास बहू। वो दोनों ये चर्चा कर ही रही थी तभी प्रसाद और रमेश घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि उनकी खेत को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। पर उस गाय से ये सब देखी नहीं जा रही थी। उस रात घर के सारे सदस्य बिना कुछ खाए भूखे ही सो जाते हैं। वो अहंकारी बैल उनके घर तक पहुंच जाता है। देखता है कि वो गाय वहीं पे बंधी हुई है। गुस्से से वो उस गाय के तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वो गाय एक देवी का रूप धारण कर लेती है। ये देखकर वो बैल देवी के सामने आकर उसे नमन करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब अनामिका गौ माता की पूजा कर रही होती है, अचानक से वो गौ माता देवी का रूप धारण करती है। अनामिका, आज के बाद से वो बैल तुम सभी गांव वालों को फिर से कभी परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अनामिका, जब से मुझे चोट लगी है तब से तुम मुझे बच्चे की तरह देखभाल कर रही हो। तुम्हारे मातृ प्रेम से मैं प्रभावित हूँ।
तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अभिभूत हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जरूर पूरी होगी। हे गौ माता, हमारी जीविका उस खेत से ही चलती है। जैसा कि हमने फसल बोई थी, लेकिन उस अहंकारी बैल ने पूरे फसल को नष्ट कर दिया। मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे पति इस बात से बहुत परेशान है कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हाँ अनामिका, ये देखकर तो मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा है। इसीलिए तो अनामिका, मैं तुमसे कह रही हूँ एक वरदान मांगने के लिए। इस तरह से कहने पर अनामिका को समझ में नहीं आता है कि उसे देवी माँ से क्या मांगना चाहिए। वह आश्चर्य होकर देखने लगती है। अनामिका, चलो एक साथ हम खेत देखने जाते हैं। जब तक तुम जीवित रहोगी वो खेत हमेशा रहेगा और वो बैल उस खेत की रखवाली करेगा। कहकर देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। उसी के साथ गाय भी अदृश्य हो जाती है। अनामिका खुश होकर प्रणाम करती है और घर के अंदर चली जाती है। माँ जी, पिताजी, अजी सुन रहे हैं? क्या हुआ बहू, इतनी खुश क्यों हो तुम? क्या हुआ बेटा? बताओ अनामिका, गाय को पूजा करके क्या तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया? हाँ, गौ माता उससे भी बहुत कुछ ज्यादा दी है। फिर अनामिका पूरी कहानी शारदा, प्रसाद, रमेश को बताती है और सभी लोग एक साथ खेत में जाते हैं। वहाँ पूरा खेत सोने में बदल गया था और उस खेत की रखवाली कर रहा था वो बैल। सोने के उस खेत को देखकर सास बहू शारदा, अनामिका, बाप बेटा प्रसाद और रमेश बड़े ही आश्चर्य होते हैं। माँ जी, गौ माता ने हमें वरदान दिया है। हाँ बहू, जीवन भर के लिए फसल दी है उन्होंने। जब चाहे इन्हें बेचकर पूरी जिंदगी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सुनहरे खेत की देखभाल के लिए उन्होंने उस बैल को रखा है यहाँ पे। सच में अनामिका, फिर तो हमें इस गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तब से जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी वो फसल बेचकर अपना गुजारा करने लगे और देवी माँ की पूजा करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।